नमस्कार दोस्तों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज की कक्षा में हम मनु भंडारी जी से रचित जो कि एक आत्मकथा है उसका अध्ययन करेंगे। जो आत्मकथा है एक कहानी यहाँ भी ये मनु भंडारी जी से रचित एक आत्मकथा है। तो इसका प्रारंभ मनु भंडारी जी कुछ इस प्रकार करती है, कहती है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने वाली 2 मंजिला मकान से। कहने की बात मनु भंडारी जी हमें बताती है। साथ ही साथ उनके पिताजी के बारे में भी वो कहती है और अपनी माँ के बारे में वे कहती है, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। कहने की बात वे कहती है, ऐसा क्यों कही उसके बारे में आज की कक्षा में हम देखेंगे। साथ ही साथ हमने देखा था अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है, पिताजी अजमेर से पहले कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे। कांग्रेस के साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेशक ही ना रहकर बल्कि 8-8 उन दिनों की बात है, उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे से ऊंचे ओहदों तक, पदों तक पहुँचे हैं। कहने की बात कह रही है, ये सब उनकी खुशहाली का समय था। उन दिनों की बातों के बारे में, उनकी दलियादिरी के बारे में लोग सब चर्चा करते थे। कहने की बात कह रही है और आगे बढ़ के कहती है, एक और वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी थे। कौन? मनु भंडारी जी के पिताजी। यहाँ सब मैं केवल सुनी हूँ। ये जो 8-8 10-10 बच्चों को घर में रखकर पढ़ाया करते थे, वे बहुत कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे, संवेदनशील व्यक्ति थे। हाँ, ये सब बातें मैंने केवल सुनी हैं। जब मैंने अपने होश हवास में देखा, तब तो इन गुणों को ढोते भग्न अवशेषों को, इन गुणों के भग्न अवशेषों को ढोते पिताजी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पे एक ऐसी डिक्शनरी का निर्माण किया जो कि अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश था। तो ये शब्दकोश अपने आप में ही अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश यानी डिक्शनरी था। तो इससे मनु भंडारी जी के पिताजी को बड़ा यश मिला, प्रतिष्ठा बहुत हुई, परंतु उन्हें इसका अर्थ नहीं मिला, पैसा प्राप्त नहीं हुआ। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं का उनके अहम के रूप में, बात क्या है भाई, एकदम से बिगड़ गई। कहने की बात ये कह रही है। और आगे बढ़ के मनु भंडारी जी उनके पिताजी के बारे में कहती है, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहते हुए अब बाद में हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर उमड़ती थी, क्रोध बनकर बाहर निकलती थी। तो इस क्रोध का सामना हमारी माँ करती थी, कांपती तरतराती हुई। कहने की बात मनु भंडारी जी हमें बता रही थी। और आगे बढ़ के मनु भंडारी जी कह रही थी कि अपनों के हाथों विश्वास घात के चोट के वजह से वे शंकी स्वभाव के हो गए थे। कहने की बात वे कह रही थी। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ? मनु भंडारी जी कह रही है कि ये मैं पितृगाथा क्यों आपके सामने गा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के बारे में आपके सामने गौरव गान करना मेरा आशय नहीं है, बल्कि यहाँ देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व में, मेरे पिताजी के व्यक्तित्व में जो गुण थे, जो खूबियाँ थी, जो खामियाँ थी, वो मेरे व्यक्तित्व में कैसे तने बुने गए हुए हैं, ये देखने का प्रयास मैं कर रही हूँ। अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने
मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है वो मैं देखना चाहती हूँ, कहने की बात कह रही थी। और आगे बढ़ के मनु भंडारी जी कह रही थी कि मैं काली हूँ और दुबली और मरियल थी, यानी एकदम से दुर्बल थी मैं तो। और पिताजी का गोरा रंग कमजोर था, यानी गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो इसी कारण वो एकदम से मेरे से 2 साल बड़ी बहन जो सुशीला है वो एकदम से खूब गोरी थी और स्वभाव में एकदम से स्वस्थ थी और हंसमुख बहन थी जिसका नाम था सुशीला। तो उसकी तुलना हर बात में, सुशीला की तुलना हर बात में मनु के साथ की जाती थी। तो इसके वजह से क्या है, बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही हीन भाव की ग्रंथि को पैदा कर दी थी, कहने की बात कह रही है। और आज भी जितना नाम सम्मान मनु भंडारी जी कमाई है, वो सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी जो कोई भी इनकी प्रशंसा के रूप में इनका परिचय देते हुए कहता है कि इनके बारे में बताते रहता है, तो तब ये इस हीन भावना के चलते अपनी किसी भी एक उपलब्धि को ये भरोसा नहीं मानती कि ये मेरे बलबूते पे मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा उनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता। साथ ही साथ सब कुछ उन्हें तुक्का ही लगता था। साथ ही साथ पिताजी का जो शंकी स्वभाव था वो भी उनके अंदर क्या है, शंकी स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। जो मेरे पिताजी में गुण था वो गुण मेरे में भी दिखाई दे रहा है, कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा के उपज ये जो शंका है, अपनों के हाथों से विश्वासघात के वजह से ही क्या है भाई उत्पन्न ये एक शंका है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। और आगे बढ़कर मनु भंडारी जी कहती है, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असन्ना अतीत किस कदर उनके भीतर जड़े समाये बैठा रहता है। हर एक का अतीत जड़ जमाए अपने अंदर रहता ही है, कहने की बात हमें बताने की प्रयास लेखिका यहाँ पे कर रही है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता, कहने की बात मनु भंडारी जी हमें बता रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज की कक्षा में जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं, यानी मनु भंडारी जी आज की कक्षा में हम मनु भंडारी जी अपनी माँ के बारे में क्या कुछ कह रही है वो देखेंगे। साथ ही साथ मनु भंडारी के भाई बहन कितने हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मनु भंडारी जी अपने बचपन में कौन से खेल खेलती थी, किस किस के साथ खेलती थी, कहाँ खेलती थी, वो जानेंगे। तो साथ ही साथ पड़ोस कल्चर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और मनु भंडारी जी की बहुचर्चित महाभोज जो एक क्या है उपन्यास है, उसके बारे में भी हम आज थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आज की कक्षा में आने वाले शब्दार्थ को देखेंगे। तो धैर्य यानी सब्र, शांति को हम क्या कहते हैं, धैर्य कहते हैं। प्राप्त्या यानी प्राप्त करने के योग्य, प्राप्त्या यानी प्राप्त करने के योग्य हो, यानी वो मेरे लिए ही है, ऐसा जो अनुभव होता है ना उसको प्राया कहते हैं। सहानुभूति यानी हमदर्दी, संवेदना। उपज यानी उत्पत्ति। सहिष्णुता यानी सहनशीलता या क्षमाशीलता जो होती है उसको हम सहिष्णुता कहते हैं। सहिष्णु यानी सहने वाला या क्षमा गुण रहने वाला। सहिष्णुता यानी सहनशीलता और क्षमाशीलता। पैतृक यानी पिता संबंधी, जो भी क्या है पैतृक होता है, पिता संबंधी यानी हमारे पुश्तैनी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैतृक कहते हैं। शिद्दत यानी अधिकता, शिद्दत यानी अधिकता।
विच्छिन्न, विच्छिन्न यानी अलग होना, अंतराल यानी फासला, दूरी। तो अब हम आज की कक्षा में मनु भंडारी जी के आत्मकथा को थोड़ा बहुत जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मनु भंडारी जी हमें बता रही है अपने माँ के बारे में, पिता के ठीक विपरीत थी। जैसे पिताजी के बारे में हमने पिछले 2 कक्षाओं में देखा है, उसके टोटली विपरीत कौन थी? मनु भंडारी जी की माँ थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। मनु भंडारी जी की माँ में धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहनशीलता थी। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। धरती को क्या है, एकदम से धैर्य का दूसरा रूप कह सकते हैं। बहुत ही सब्र किसी में है तो धरती में है, बहुत ही सहन शक्ति किसी में है तो धरती में है कहते हैं। तो धरती से भी ज़्यादा कुछ इनमें धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, इसीलिए हर बात को वो सह लेती थी, हर बात को बहुत ही सब्र के साथ रहती थी और बहुत ही शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती थी। कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्त्य समझती थी। पिताजी जितनी भी जाति करे इनसे, लेकिन वो समझती थी प्राप्त्य है, ये मेरा प्राप्त करने के योग्य है, ये मेरे लिए मिलना ही चाहिए था, ये होना ही चाहिए था, रहने दो, ये मेरा ही है। ऐसी एक भावना मनु भंडारी जी की माँ में था। जितनी भी वो जाति करेंगे तो उसका विरोध वो नहीं करती थी, उसके खिलाफ वो नहीं बोलती थी, हर बात को शांति से वे ले लेती थी और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। यानी बच्चे जितने भी सही बोलो या गलत बोलो, जितने भी वो फरमाइश करते थे, जिद करते थे, उनको अपना फर्ज समझकर बहुत ही सहज भाव से उसको अपना के अपना काम वे करती थी। कौन? मनु भंडारी जी की माँ। तो यहाँ पे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। मनु भंडारी जी की माँ अपने खुद के लिए कभी भी कुछ मांगा नहीं, अपने लिए कुछ चाह नहीं रखी, परंतु उन्होंने केवल दिया ही दिया है। कहने की बात मनु भंडारी जी बता रही है। हम भाई बहनों का सारा लगाव, यानी शायद सहानुभूति से उपज, ये सहानुभूति से उत्पन्न हो सकता है। हमारा जो लगाव था वो सारा हमारे माँ के साथ था, लेकिन निहायत असह्य मजबूरी में लिपट उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यहाँ पे मनु भंडारी जी पिछली कक्षा में हम देखे थे, अपने पिताजी के बारे में कहते हुए उनके कई सारे गुण, उनका व्यक्तित्व के कई सारे विषय खुद में देखती है। उनके पिताजी के विषय में वे कह रही थी कि उनका प्रतिरूप उनमें है, उनकी प्रतिछाया उनमें है। कहने की बात मनु भंडारी जी बता रही थी, परंतु यहाँ पे कह रही है अपनी माँ के बारे में। कन्नड़ में एक कहावत है, नूलिनंते सीरे ताईयंते मगड़ू, यानी माँ जैसी होती है वैसी बेटी होती है। परंतु यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है, मैं माँ जैसी नहीं हूँ। माँ में जो गुण थे वो गुण ज़्यादा से ज़्यादा मेरे में नहीं देख सकती हूँ, लेकिन पिताजी में जो गुण थे वो मैं अपने में देख रही हूँ। उनका प्रतिरूप मैं अपने आप में देखती हूँ, उनकी प्रतिछाया मैं अपने आप में देखती हूँ। ना जाने कई सारे विषयों में किस किस तरीके से मेरे पिताजी मेरे में समा गए, मुझे ही पता नहीं। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही थी। और आगे बढ़ के माँ के बारे में कहते हुए मनु भंडारी जी कह रही थी कि उनका जो निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। जो सैक्रिफाइस करके अपने लाइफ को जीना है, अपने आप को त्याग करके रहना है, ये बात सब मेरे गले नहीं पड़ी और मैं इसको अपना ही नहीं। कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है।
और कहती है ना उसका त्याग ना उसकी सहिष्णुता। उसमें जो सहिष्णुता भाव था, जो सहन करने की शक्ति उसमें जो थी, जो क्षमाशीलता जो थी मेरी माँ में, वो सब मेरे में नहीं है, कहने की बात मनु भंडारी जी बता रही है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यानी जो भी मैं अपने माँ बाप के बारे में कह रही थी, सब पुराण को मैं इधर ही समाप्त कर अब मैं अपने पे लौटती हूँ, कह कर मनु भंडारी जी कह रही है। और कह के आगे बढ़ के कहती है, 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी मैं। कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। मनु भंडारी जी के भाई बहन कितने थे? 5 थे। तो इन 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? मनु भंडारी जी हैं। तो सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। यानी मनु भंडारी जी जब 7 वर्ष की थी तभी उनकी बड़ी बहन का विवाह हो गया और वे अपने ससुराल चली गई। इसके वजह से उनकी एक धुंधली सी, एक छोटी सी, क्या है भाई, याद ही मेरे में है। हाँ, मेरी भी एक बड़ी बहन थी, इतना ही मुझे याद है। उससे ज़्यादा मेरे मन में उनके यादों का उतना खास असर नहीं है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, कह के यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है। मनु भंडारी जी की बड़ी बहन जब ये 7 साल की थी तभी विवाह करके चली गई। इसके वजह से उनके यादें इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ धुंधली सी याद है। लेकिन मनु भंडारी जी से 2 साल बड़ी जो बहन है सुशीला, उन्होंने और मनु भंडारी जी ने मिलकर घर के बड़े से आंगन में बहुत अच्छे तरीके से बचपन के सारे खेल खेले, कह के यहाँ पे लेखिका बता रही है। वो खेल कौन कौन से थे? सत्तोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए 5 पड़ोस की सहेलियों के साथ। 5 पड़ोस की सहेलियों के साथ मिलकर सुशीला के साथ क्या है, मनु भंडारी जी ने अपने बचपन में जितने भी खेल वे खेल सकती थी, वो सब खेल, उस दिन में जितने भी प्रचलित खेल थे, उन सभी खेलों को इन्होंने खेला है। और बचपन के खेल बहुत ही क्या है, यादगार खेल होते हैं और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से सबके साथ घुल मिलना है, किस तरीके से अपनी चाणुक्य बुद्धि को बताना है, किस तरीके से हम अपनी निपुणता को बता के खेल में आगे बढ़ना है, किस तरीके से चतुराई को बता के हम दूसरों से आगे निकलना है, सब सीख क्या है बचपन में खेलने वाले खेलों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी खेलों में से सत्तोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो खेल सब मनु भंडारी जी ने खेले हैं। साथ ही साथ कमरे के अंदर गुड्डा गुड़ियों किया ब्याह भी इन्होंने किया है। तो लेकिन खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डांडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर, कह के यहाँ पे कह रही है। अपने इन्हों क्या है भाई, अपने बहन सुशीला के साथ भी खेल खेले, साथ ही साथ इन्होंने खेलने को तो हमने भाइयों के साथ भी कई सारे खेल खेले बोल के यहाँ पे बता रही है मनु भंडारी जी कि गिल्ली डांडा खेल भी इन्होंने खेला है इनके भाइयों के साथ, और पतंग उड़ाना भी इन्होंने किया है अपने भाइयों के साथ। और पतंग को उड़ाते समय ना सबसे दिलचस्प कोई एक होता है, तो सबसे दूर तक हमारी पतंग उड़नी चाहिए, आकाश को छू के आने का काम हमारा पतंग करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी पतंग दूसरी पतंग को काट कर उसको तोड़ देगी या गिरा देगी तो बहुत ही मज़ा आता है, ऐसा एक सन्निवेश होता है। तो दूसरों की पतंग को काटने के लिए मांझा का इस्तेमाल होता है। मांझा यानी एकदम से पतंग उड़ाने वाला धागा होता है
जिस धागे के ऊपर कांच का लेप किया जाता है। यहाँ पे मनु भंडारी जी भी उसी बात को बता रही है कि कांच पीसकर मांझा सूतने का, कांच को एकदम से पीसकर आटे में मिलाकर उसको क्या है पतंग पे लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है एकदम से धारदार हो जाता है जो धागा होता है वो, तो उड़ाते समय दूसरों की पतंग को भी हम काट सकते हैं, तो उनका पतंग गिर जाएगा और हमारा पतंग एकदम से गगन को छूने लगेगा। तो ऐसा एक क्या है भाई, इन्होंने पतंग उड़ाने का कार्य, गिल्ली डंडा खेला है, साथ ही साथ कांच को पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया है। लेकिन लड़कों की जो गतिविधियां होती है वो घर के बाहर ही अधिक होती थी और हमारी सीमा थी घर कहने की बात यहाँ पे कह रही है। लेकिन आज के विषय में हम देखेंगे तो इसके विपरीत हो रहा है। लड़का हो या लड़की घर के बाहर जाके खेलने से ज़्यादा अपने घर में भी नहीं खेलते। कोई खेल खेलना है तो वो कहाँ पे खेलते रहते, अपने कमरे में। बस उनका मैदान कौन सा होता है, केवल उनका मोबाइल है, क्या नहीं, मोबाइल के अंदर ही सारी दुनिया है। तो ऐसा एक सोच बन गई है। तो इसके विपरीत देखिए ये कितने अच्छे तरीके से अपने बचपन को इन्होंने जिया है, ये बात हमें यहाँ पे पता चलती है। साथ ही साथ मनु भंडारी जी यहाँ पे कह रही है, हाँ इनका ये कह रही थी कि हमारी एक सीमा थी, वो था घर कहने की बात कह रही है। हाँ इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है। यानी उस समय में लड़कियों के लिए घर माने जो घर में हम रहते हैं, जो घर में खाते हैं, जो घर में हम विश्राम करते हैं, वो मात्र घर नहीं होता था। उस समय में अपना घर यानी जितना भी मोहल्ला है वो सब एक परिवार के तरह रहते थे। परंतु आज देखिए बहुत ही विचित्र वातावरण आ गया। हमारा घर यानी केवल हमारा घर, जितना कंपाउंड है उसके अंदर ही हमें जीना है। एक तरह से पिंजरे में बंद पंछी के तरह हम उतने में ही टिलटिलाते रहते। परंतु उस समय में वैसा नहीं था। घर मानो आस पड़ोस के किसी भी घर में हम जा सकते थे, आ सकते थे, उनसे घुल मिल सकते थे। जिस तरीके से दूसरे भी घर अपना ही एक परिवार बन के थे कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी बता रही है। और आगे बढ़ के कहती है, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असह्य और असुरक्षित बना दिया है कहने की बात कह रही है। मनु भंडारी जी यहाँ पे बताती है कि हमारा जो हमारा भारतीय परंपरागत था पड़ोसी कल्चर, उसको एकदम से तोड़ने का कार्य किया है, जो कि महानगरों में रहने वाला जो क्या है फ्लैट्स में रहने का कार्य। यानी आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने का इस आधुनिक दबाव। देखिए अपनी ज़िंदगी खुद जीना है, बस अपनों के लिए जीना नहीं है। तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, यही हमारा जीवन बन गया है, ऐसा हमारा सोच है। तो ऐसी एक सोच में, एक खुददारी की सोच में क्या है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे महानगरों के ये जीवन को मनु भंडारी जी कहती है, फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोसी कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित बना दिया है। हमारी सोच बहुत ही संकुचित हो गई है। हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम अपने आप में ही बहुत ही व्यस्त रहते हैं। हमें हमारे बारे में ही बहुत सोचना है, हमें अपनों के बारे में, आस पड़ोस के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ज़्यादा महत्व हम नहीं देते। तो ऐसा क्यों? साथ ही साथ हम अपने आप में ही गुमा रहने की वजह से, हम अपने आप में ही ज़्यादा रहने की वजह से, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे कहने के विषय में हम अपने आप में एक असहाय
एक वातावरण में जीते हैं और आज सुरक्षित बना दिया है। पहले के समय में क्या है भाई, कोई भी घर से जा रहा है कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो अपने घर की चाबी बगल के घर वाले को देखे जाता था। लेकिन आज का सन्निवेश कैसा है, बहुत ही अलग हो गया। आस पड़ोस वाले जब बाहर नहीं दिखते रहते तब जाके ताला लगा के जाते हैं, क्योंकि पता ना चले कि ये कब गए, कहाँ गए, क्या गए, किसी को नहीं मालूम होना। इतना हमारे अपने आप में हम असहाय वातावरण में जीते, अपने आप को असुरक्षित पाते। क्यों? क्योंकि क्या है, हम अपने एक जो पड़ोसी कल्चर है इससे हम बहुत ही दूर दूर जा रहे हैं। तो यही कारण है। तो इससे क्या है, हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत ही कष्ट होता है। कहने की बात भी यहाँ पे बताने का प्रयास मनु भंडारी जी कर रही है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी, अपनी यौवन अवस्था का आरंभ किया था। मनु भंडारी जी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी, तो उसी मोहल्ले में इनकी जो भी 1 दर्जन से आरंभिक कहानियाँ इनकी जो है, 1 दर्जन से अधिक कहानियाँ, उन सबके पात्र इसी मोहल्ले के हैं। कहने की बात कह रही है। अपने आस पड़ोस में जो कोई भी था उन्हीं पात्रों को लेके इन्होंने अपनी कहानियों को गढ़ा है। और बताती है कि मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार, अपनी यौवन अवस्था का आरंभ जिसके साथ किया था, जिन लोगों के साथ में रह के किया था, उन्हीं लोगों को मैंने अपने कहानियों का हिस्सा बनाया है। कहने की बात कह रही है। 1-2 छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। जितने भी कहानियाँ, आरंभिक कहानियाँ मैंने रची है, उसमें से 1-2 को छोड़ के सारे पात्र मेरे आस पड़ोस में रहने वालों के ही है। मेरे तो क्या है, 1-2 ही परिवार के हैं। कहने की बात मनु भंडारी जी यहाँ पे हमें बताने का प्रयास कर रही है। और कहती है, बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ था। मनु भंडारी जी कह रही है कि इनके साथ ही ये सब क्या है, इनको ही मैं देखती रहती थी, इनको ही मैं सुनते रहती थी, जो भी मेरे आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे उनको। तो इनके बीच में बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कैसे गहरी हो गई, ये जब मैं कहानी लिख रही थी तभी मुझे एहसास हुआ। कहने की बात यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है। और आगे बढ़ के कहती है, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया। देखिए, अपनी बहन, जो बड़ी बहन थी, उनकी यादें इनकी धुंधली है, परंतु इनके आस पड़ोस में रहने वालों की यादें इनकी क्या है भाई, बहुत गहरी है। इतने अंतराल के बाद भी, इतने क्या है भाई, फासले के बाद भी, इतने सालों बाद भी मुझे इन लोगों की भावभंगिमा याद है, इनकी भाषा शैली मुझे याद है। किसी को भी धुंधला नहीं किया था। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने मन मस्तिष्क पे दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही सहज तरीके से वो कहानियों में उतरते चले गए। कहने की बात वे कह रही है। उसी समय के दास साहेब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यहाँ पे मनु भंडारी जी कह रही है कि उसी समय जो आस पड़ोस के लोग थे ना, उन्हीं में से एक था दास साहेब, जो कि दास साहेब क्या है, महाभोज उपन्यास का नायक है। तो महाभोज के अंदर किस तरीके से ये उभरा, इनका व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठा,
ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य की बात है, कहने की बात मनु भंडारी जी कह रही है। देखिए आज के सन्निवेश में हम अपने घरों को पाते हैं तो कैसे होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड को एक गेट होता है, उसको हम ताला लगा के रखे रहते हैं। घर होता है, उसके अंदर घर को एक दरवाज़ा रहता है, उसको भी हम मूछ के रहते हैं, और अपने ही घर के अंदर हमारी एक दुनिया चलते रहती। आस पड़ोस वाले को हमारे घर में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में कौन है, क्या है, हम नहीं पता कर सकते, और किसके मन में क्या चल रहा है हमें वो नहीं मालूम होता है। तो बच्चों के लिए क्या है, उनका व्यक्तित्व पूर्णता विकास होने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे व्यक्तित्व को रूपित करने के लिए सही ढंग से गलत सही को चुन के आगे बढ़ने में आस पड़ोस वाले भी अहम भूमिका निभाते हैं। कहने की बात भी मनु भंडारी जी अपनी ये कहानी यहाँ भी एक आत्मकथा के जरिए हमें बताने का प्रयास कर रही है। देखिए इनकी प्रारंभिक सारी कहानियाँ आस पड़ोस के लोगों पर ही क्या है भाई रचित है। इन कहानियों के वजह से ही मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध लेखिका के रूप में उभरी है। तो आज के कक्षा में आज हमने जाना है कि मनु भंडारी जी के माँ को मनु भंडारी जी व्यक्तित्वहीन क्यों कहती है वो जाना है। साथ ही साथ मनु भंडारी जी की भाई बहन कितने हैं ये जाना है। तो टोटली 5 चाइल्ड्स थे मनु भंडारी जी के पिताजी को, भाई बहन। तो बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी 7 वर्ष की जब मनु भंडारी थी तब, और दूसरी थी सुशीला, तो 2 बहनें हो गई, और तीसरी है मनु। तो टोटली 3 बहनें थी ये, तो 3 बहनें हो गई, तो बचे कितने 2, तो 2 भाई थे। मनु भंडारी जी के कितने भाई थे, 2 भाई थे। और एक खेल कौन से खेलती थी ये हमने जाना है। साथ ही साथ पड़ोसी कल्चर का महत्व हमने बहुत अच्छे तरीके से जानने का समझने का प्रयास किया है। महाभोज के नायक दास साहब के बारे में हमने आज सीखा है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छे तरीके से हिंदी भाषा विषय का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।